हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ पे। और आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं आईसीसी क्लास 10 हिस्ट्री के अपने 9th चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में INA कहते हैं। तो इस चैप्टर से काफ़ी कम टॉपिक्स आपसे पूछे जाने वाले एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है। सो हमें सबसे पहले पूछा जाएगा इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, उनके फाउंडर, ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। सो लेट्स बिगिन विथ इट। सो जो फाउंडर थे इंडियन नेशनल आर्मी के, वो थे रास बिहारी बोस। और उनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये था टू मोबिलाइज ऑल देयर फोर्सेस इफेक्टिवली टू लीड इंडियन पीपल द रीजन देयर लॉस्ट फ्रीडम। इंडियन पीपल के मन में ऐसी भाव जाग करना और उन्हें एक अलग सा गुस्सा दिलाना कि जो हमने अपनी आज़ादी खोई है, हमें उस आज़ादी को पाना है, और हम अगर उस आज़ादी को नहीं पाएंगे तो हमारी जो जीवन है वो व्यर्थ है। ठीक है। दूसरा था कि टू प्रिपेयर द इंडियन पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड फॉर एन आर्म स्ट्रगल। सेम चीज़ बताई गई है कि भारतीयों को अंदर से भी और बाहर से भी, इसका मतलब है मेंटली भी स्ट्रांग बना रही थी INA और फिजिकली भी स्ट्रांग बना रही थी ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए, अपने स्ट्रगल से लड़ने के लिए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि टू ऑर्गेनाइज अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। वो अपना एक सरकार बना चाहती थी आज़ाद देश की, आज़ाद हिंद के। ठीक है। फोर्थ, टू गो ऑन फाइटिंग टिल द लास्ट ब्रिटिशर इज आइदर कास्ट इन प्रिजन और थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। वो अपने आखिरी सांस तक लड़ते, जब तक आखिरी ब्रिटिश भी इस भारत को छोड़कर नहीं चला जाता, चाहे वो कास्ट से हो ब्रिटिश या फिर आपके कोई प्रिजन में हो, जब तक वो बाहर नहीं जाता तब तक वो लड़ते रहेंगे। अब आइए देख लेते हैं कुछ अचीवमेंट्स को। सो व्हाट आर द अचीवमेंट ऑफ INA। सो जो फर्स्ट अचीवमेंट है वो है कि फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है। उन्होंने एक ऐसी सरकार बना दी थी आज़ाद हिंद के लिए कि जो अब लोगों को इकट्ठा कर कर जोड़कर INA में जोड़कर वॉर करने वाली थी ब्रिटिशर से। दूसरा है कि टू स्ट्रगल फॉर इंडिया फॉर फ्रीडम एंड विक्ट्रीज वॉन बाय INA। ठीक है। काफ़ी सारे स्ट्रगल्स की इंडिया ने, ठीक है, अपने आज़ादी की लड़ाई के लिए, और एक अंत पर और वो INA जो है वो इस आज़ादी की लड़ाई को जीत भी गई, जो कि आप सभी जानते हो 1947 को। द डिफीट ऑफ जापान सील्ड द फेट ऑफ इंडिया। जब जापान हारी थी ब्रिटिशर्स से, सो जापान को भी ये काफ़ी बड़ा झटका मिला था और वो भी ब्रिटिशर से बदला लेना चाह रही थी। तो क्या किया INA ने क्या किया कि उन्होंने क्या किया, जापान को भी अपने साथ कोलैब कर लिया। इसके साथ ही साथ पूरे 9 कंट्रीज इंडिया के साथ मिलकर INA में मिलकर ब्रिटिशर से लड़े थे, वॉर डिक्लेयर किया गया था। चलिए अब देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो अगर बात की जाए कंट्रीब्यूशन की, सो कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट सेम माना जा रहा है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि मैंने बुक में देखा है कि दोनों ही जगह पर अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन दोनों को सेम बताया गया है। सो आप जो भी अचीवमेंट है वही आपको कंट्रीब्यूशन में भी याद करने हैं। साथ ही साथ अगर कुछ आप ऐड करना चाहोगे तो आप लिख सकते हो कि नेताजी वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ INA। यहाँ तक हो गई सब बात खत्म। अब देख लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक, जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर को हम पूरा खत्म कर देंगे। चलिए देखते हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है लिबरेशन ऑफ इंडिया विथ सपोर्ट ऑफ वर्कर्स, पीजेंट, यूथ एंड ऑल रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। वो क्या कर रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉक में, क्या था कि वो वर्कर्स की हेल्प से, पीजेंट्स की हेल्प से, यूथ की हेल्प से वो आज़ादी लाना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, एक फोर्स बनाना चाहते थे। ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है स्टेट प्लानिंग फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ऑन सोशलिस्टिक लाइन। स्टेट प्लानिंग मतलब क्या होता है कि किस स्टेट पर आपके एग्रीकल्चर की जाएंगे, किस स्टेट पर इंडस्ट्री बैठा जाएगा, क्योंकि अगर दोनों एक साथ होती है तो जो पॉल्यूशन है उससे एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए वो स्टेट प्लानिंग करते हैं कि कहाँ हमें एग्रीकल्चर करना है और किस सुटेबल प्लेस में हमें इंडस्ट्रीज अपनी लगानी है। अबॉलिशन ऑफ लैंडलॉर्डिज्म। ठीक है। जमींदारों को हटाना, क्योंकि जमींदार जो थे एक तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेज के नौकर थे, वो वही करते थे जो अंग्रेज उन्हें कहने को करते थे। इसलिए लैंडलॉर्डिज्म का जो सिस्टम था उसे हटाना था, और वो हटा भी था। काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि चौथा ऑब्जेक्टिव है सोशल ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द बोथ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। सोशल ओनरशिप मतलब खुद का हम बनाएंगे
और हम प्रोडक्शन भी हम खुद का करेंगे और साथ ही साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी खुद का करेंगे। इसके पहले क्या होता था कि जो प्रोडक्शन थी वो इंडियंस करते थे, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता था वो ब्रिटिशर्स इंडियन से खरीद के वो मार्केट में वो बेचते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को कम टैक्स लगता था इंडियंस के अकॉर्डिंग। अगर इंडियंस कोई 5 रुपये का चीज़ अगर बनाकर अगर उसे बेचने जाएगी मार्केट में, तो वो 5 रुपये की चीज़ डायरेक्ट कितने की हो जाएगी 15 रुपये की। पर वही अगर एक ब्रिटिशर्स जो 5 रुपये की बनाई है इंडियन ने, अगर ब्रिटिशर्स ने उसे 6 रुपये में ख़रीदा उससे, तो वो उसमें मार्केट में जाके 8 या 9 रुपये में आराम से बेचेगी, क्योंकि उन्हें कम टैक्स लगता है इसलिए। ठीक है। तो 5th पॉइंट है वो है मेकिंग राइट टू वर्क। सही सी बात है, हर किसी को वहाँ पर काम नहीं मिलता था एक अलग पोस्ट पे, तो हर किसी के लिए वहाँ पर वर्क के लिए वो फाइट करते थे। और जो 6th पॉइंट है वो है प्रोवाइडिंग वर्कर्स सेवरल काइंड ऑफ बेनिफिट। ठीक है, क्या होते थे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें तो काफ़ी सारे बेनिफिट मिल जाती थी, पर जो इंडियन वर्कर्स थे उन्हें बेनिफिट नहीं मिलती थी, क्योंकि या तो वो क्रिश्चियंस नहीं थे या फिर वो ब्रिटिशर्स नहीं थे। सो इससे उन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट नहीं मिलती थी। जैसे आप कह सकते हो आज के टाइम पे बोनस हो गया, प्रमोशन होता भी था तो एक सेवरल लेवल तक होता था, उससे ऊपर नहीं जा सकते आप। आपके लिए क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन है कि हाँ आप एक सीढ़ी चढ़ सकते हो, आप आगे की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। ठीक है। सो इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव है आपके बुक में, आप उसे भी पढ़ सकते हो। सो फिलहाल इस चैप्टर से तो बस इतना ही कुछ था, काफ़ी कम टॉपिक था, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट कर ये बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।